अंता उपचुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है, 80% से ज्यादा का मतदान हुआ है और हम सबको इंतजार है क्या हुआ अंता, कौन निकल रहा है अंता से। आपको बता दें कि सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, पर कांग्रेस से अब तक कोई मजबूत दावा हमारे पास नहीं आया। कांग्रेस से किसी भी आदमी ने मजबूती के साथ आगे बढ़कर ये नहीं कहा है कि प्रमोद जैन भाया ने ये सीट निकाल दी है। 268 बूथों पर मतदान किया गया है, लगभग 268 का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है और वो आंकड़ा क्या कह रहा है ये सब आप तक पहुंचाएंगे। बहुत सी चर्चाएं कल से आज तक आपके सामने आ भी चुकी होंगी कि अंता किस दिशा में जा रहा है। आपको बता दें फलौदी सट्टा बाजार ने भी भाव खोल दिया है, जो कहता है कि अंता मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी को 50 से 60 पैसे का भाव दे रहा है और दूसरी तरफ नरेश मीणा को 1 रुपया और 1 रुपये 10 पैसे का भाव मिल रहा है। फलौदी सट्टा बाजार प्रमोद जैन भाया को 1.5 रुपये और 1 रुपये 60 पैसे का भाव दे रहा है। अगर फलौदी सट्टा बाजार की बात जाए तो बीजेपी इस चुनाव को निकालती हुई नजर आ रही है। दूसरी जगह नरेश मीणा और तीसरे पे जाते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया। पर ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, सट्टा बाजार ने भाव खोला है। अब लोगों पे है, लोग किसको पसंद करते हैं और वही मतदान का है, लोगों ने किसको पसंद किया है और किसका भविष्य मत पेटियों में क्या है, अंता किस दिशा में जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। मंत्री जी, फलौदा सट्टा बाजार जो है वो ये कह रहा है अंता में मोरपाल सुमन नंबर 1, नरेश मीणा नंबर 2 और प्रमोद जैन भाया नंबर 3 पे जाते नजर आ रहे हैं। देखिए बाकी का क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मतदान समाप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं की और मतदान की जो गति थी, मतदाताओं की जो रुचि थी, उसके अनुसार अंता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मोरपाल सुमन चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी पुख्ता सूचनाएं। वहाँ पे बड़ी मेहनत करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री भी, 2 बार मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे। वसुंधरा 5 बार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खूब मेहनत की है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खूब मेहनत की है, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ ने भी मेहनत की है और बाकी हमारे जिन जिन को जिम्मेदारी दे रखी थी सबने पूरे मनोयोग से आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। स्टाफ में आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विचारधारा वाले भूपेंद्र सिंह राजपुरोहित और दूसरी तरफ है ये भी भारतीय जनता पार्टी मानसिकता और विचारधारा वाले तो है ही, कागजों में नहीं, कागज में तो उनके पास कागज तो सिर्फ कृष्ण कुमार जानू को आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कमेंट कृष्ण कुमार जानू से ले लेते हैं कि अंता किस दिशा में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि हमने आपने पहले एक बार इस विषय में बात की। जानू जी, आपकी हमारी चर्चा हुई थी, आपने कहा था निष्क्रियता दोनों पार्टियों की नरेश मीणा को मजबूत कर रही है। मैं मेरे उस कथन पर कायम हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दिल्ली का दबाव काम करता है, वसुंधरा जी ने 5 दिन कैंप किया है और भजन लाल जी के साथ 2 बार रोड शो भी किया है। वो इस बात का प्रमाण है कि ऊपर के दबाव में दोनों वहां ये दिखाने गए हैं कि हम सक्रिय हैं। अंदर से बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी का जो उथल पथल का खेल है वो अगर बिगाड़ना है और बीजेपी को रिपीट करना है तो राजस्थान में थर्ड फ्रंट के पंख निकालने होंगे। और ये जो अवसर था, इसमें भाजपा के बड़े नेता जो रणनीति बनाते हैं वो थर्ड फ्रंट को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए ही शुरुआत फार्म भरने से लेकर 8-10 दिन तक निष्क्रिय रहे थे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी नामांकन के बाद गायब रहे थे और सबके सब अंदर खाने जो चीज चाहते थे, दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता जो चीज चाहते थे, अब पार्टी में जो पदाधिकारी है उसका सच बोलना, झूठ बोलना, जैसा पार्टी का आलाकमान बोले वैसा बोलना मजबूरी है। सच बोलेंगे तो मेरी तरह बाहर हो जाएंगे और अगर हाँ में हाँ मिलाएंगे तो पदाधिकारी बने रहेंगे और उस पदाधिकारी बनने की दौड़ वाले भाजपा को जिता रहे हैं। कांग्रेस में कांग्रेस का शिष्टाचार निभाने वाले कांग्रेस को जिता रहे हैं।
फलोदी सट्टा बाजार जो एक तरफा भाया को जिता रहा था, अब नरेश मीणा के भाव खोल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि नरेश मीणा ने वहां वोट बैंक को प्रभावित किया है। भाजपा सत्ता में है, उससे जनता क्यों लड़ेगी? कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया वहां इतने कद्दावर नेता है कि वो कांग्रेस से बड़े हैं, इसलिए उससे भी कोई क्यों लड़ेगा। अब बात बच गई जनता की आवाज बने नरेश मीणा की। अगर उसको मौका मिलता है तो दोनों पार्टियों की कूटनीतिक जीत होती है और इस राजनीतिक हार में कांग्रेस के लिए तो भया नाम की समस्या खत्म होती है और बीजेपी के लिए वसुंधरा जी जिन बातों से खुश होती हैं, भजन लाल जी के चुनाव हारने से उनको क्या लाभ मिलेगा? उन्होंने तो 5 दिन मेहनत की, हाड़ तोड़ दिखा भी दिया और निपटा भी दिया का खेल। हर कोई खेलता है राजनीति में, कहता कुछ है करता कुछ है। मैं बोल जाता हूँ इसलिए बाहर हो जाता हूँ। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं या अंध भक्ति की अंधी भाषा बोलते हैं वो पदाधिकारी कहलाते हैं। पर सच्चाई यही है कि जनता दोनों पार्टियों के कृत्य से, काम से आश्वस्त नहीं है। भाजपा 2 साल में क्या कर रही है? भाजपा का खुद का विधायक था, भाजपा को तो इस स्थिति का सामना ही नहीं करना चाहिए। पहले से भाजपा की जीत की बात चलनी चाहिए, लेकिन ये रणनीति का गेम है। 28 के चुनाव में भाजपा ट्रायंगल में जीत देखती है, इसलिए थर्ड पॉइंट खड़ा हो कि भाजपा के बड़े नेताओं की भी इच्छा है और स्थानीय नेता तो बड़े नेताओं की कठपुतली है, उनके कहने पर वही करना जो कहते हैं। तो आपने कूटनीति की बात करी, आपने थर्ड फ्रंट की बात करी। थर्ड फ्रंट राजस्थान में इस चुनाव के बाद हम पहले दिन से कह रहे हैं माइलस्टोन साबित होगा चुनाव, लेकिन क्या नरेश मीणा का कोई योगदान नहीं? अगर भाजपा के नेता आला कमान के नेतृत्व चाहता था कि तीसरा मोर्चा बने, नरेश मीणा की मेहनत को दरकिनार कर दिया जाएगा? देखो, इसमें नरेश मीणा की मेहनत भी काम कर रही है और पूर्वी राजस्थान में जो किरोड़ी मीणा नाम का प्रभाव है उसको भी तो 1.5 साल तक किरोड़ी जी ने भी तो भजन लाल जी को भजन करने के लिए मजबूर किया है। तो किरोड़ी लाल जी ने तो बयान भी दिया ना चलते चुनाव के अंदर, और उन्होंने हम भी तो लड़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया कि मैं उससे मिलना चला जाऊं तो दिल्ली से फोन भी आ जाते। आप समझने की कोशिश करो कौन किसको निपटा रहा है, क्यों निपटा रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है। और अब अगर नरेश मीणा जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर नरेश मीणा ने पूरे चुनाव में एक शब्द नहीं बोला है, ना भजन लाल के खिलाफ, ना मदन राठौड़ के खिलाफ और ना वहां बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ। वो भी हमला कांग्रेस पे करता आया है और भाजपा के भी सब नेता नरेश मीणा को साइलेंट करके प्रमोद जैन भाया पर ही हमला करते रहे, भ्रष्टाचार है, ये है वो है। अब ये सह और मात का खेल। प्रमोद भाया जैन शांति धारीवाल का आदमी है। शांति धारीवाल जी सत्ता में होते हैं तो ओम बिरला उनके आदमी होते हैं। अब ओम बिरला सत्ता में तो धारीवाल उनके आदमी है। तो धारीवाल, ओम बिरला और भाया को कौन सबक सिखाया, ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। वसुंधरा जी और भजन लाल जी ने कौन सा गेम खेला है। वसुंधरा जी ने अंतिम दिन तक जिस प्रकार अपने आप को चुप रखा और अंतिम 5 दिनों में मैदान में आई, भजन लाल जी को भी बुलाया, तो ये दिखावा के खाल राजनीति को समझने वाले समझते हैं। जनता तो परिणाम आएगी तब समझेगी। चलिएगा सुनिए साहब, आपने ये कृष्ण कुमार गांधी जी ने बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कहा कि भाजपा खुद ही खुद को खोखला करती है, तीसरा फ्रंट पैदा करना जरूरी है। इन सारे विषयों को आप कैसे देख रहे हो? और अगर चुनाव की बात की जाए तो ये चुनाव आपकी नजर में भाजपा का कैसे? देखिए, पहले तो मुझे लालू जी की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। जब ये पार्टी में थे, पार्टी के प्रवक्ता थे, तब उनकी भाषा में विचार अलग था और रातों रात उनमें इतना बड़ा चेंज आ गया। ये अपना आप दिखाते हैं कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नहीं थे और पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया है। तो धन्यवाद। उसके लिए मुझे लगता है इनकी योग्यता थी कि ये पार्टी में न रहे। और दूसरा, ये जिस प्रकार के अभी मैंने इनकी सारी बातें सुनी, वसुंधरा जी को लेकर के, सीएम साहब को लेकर के, मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा अध्ययन किया नहीं अंतर चुनाव पर। मैं इनको बता दूं कि जिस प्रत्याशी की ये जीत की दुआएं कर रहे हैं वो प्रत्याशी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ाई में था ही नहीं। लड़ाई सीधी की सीधी भाजपा कांग्रेस के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर कम से कम 15 से 20 हजार वोट से आज की जीत है। तो आपकी बात ठीक है कि लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तीसरा आदमी कहीं है ही नहीं। मान लिया आपकी बात, अगर तीसरा आदमी कहीं नहीं है तो 4 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, दर्जन भर मंत्री, सांसद, ये सब इस चुनाव में कूद गए। क्या अंतर इतना इम्पोर्टेंट हो गया? देखिए, जो भी सरकार होती है, जो पार्टी होती है, आप पुराने इतिहास को देखें राजस्थान के, भारत के, तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है तो
जो उम्मीदवार है मोरपाल जी वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे सीएम साहब है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वसुंधरा जी है वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। तो निश्चित तौर पर वहाँ की लोकल जनता से, पदाधिकारियों से उसका जुड़ाव है, उनका वहाँ जाना नैतिक जिम्मेवारी थी। न जाते तो यही विपक्ष चिल्लाता, यही चिल्लाते साहब इनमें एकता नहीं है, तो गए तो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग गए। तो ये मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर ये बात बोली जाए। 7 चुनाव और भी हुए इस राजस्थान के अंदर, वहाँ इतने सारे चेहरे क्यों नहीं दिखते? वहाँ के लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं? कौन से चुनाव में नहीं गए थे बताओ मेरे को, एक भी चुनाव बता दो। जो पिछले 5 चुनाव हुए थे पिछले साल, उनमें भी सारे सीएम साहब भी गए थे, वसुंधरा जी भी गई थी, राजेंद्र राठौड़ साहब लगातार जा रहे थे, प्रदेश के सारे पदाधिकारी हर क्षेत्र में जा रहे थे। एक भी चुनाव बता दो, मैं भी आपको बता दूंगा उस चुनाव में कौन गया था। तो ये बात गले नहीं उतरती, नहीं वो कहनी चाहिए। मेच्योर प्रवक्ता रहे हैं तो उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती पार्टी के लिए, पार्टी के लिए शोभा नहीं देती। निश्चित रूप से पार्टी को पीड़ा होती है, लेकिन पार्टी को मैंने 35 साल का समय दिया और मुझे बिना कारण के बाहर का लेटर पकड़ा दिया, तो मुझे भी वही बात शोभा देती है जो पार्टी को देती है। जितनी जरूरत मुझे पार्टी की है, उतनी जरूरत अगर पार्टी को मेरी नहीं है, तो फिर मैं भी वही भाषा बोलूंगा जो आचरण पार्टी करती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने जो बैठे थे वो भाजपा नहीं, वो ठीक है, बात करने नहीं बैठे। राजपुरोहित जी ने उस विषय को इंडिविजुअल कर लिया, अन्यथा पॉलिटिकल बात होती तो मैं इंडिविजुअल बात बोलता भी नहीं, और मैं इंडिविजुअल अपेक्षा भी नहीं करता, और भाजपा में मैं मेरा कोई फ्यूचर भी नहीं देखता। इसलिए मैं वही बोलूंगा जो बोलना जरूरी है। और जिस जरूरत की मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2028 के चुनाव में खुद को कांग्रेस के सामने पूरी तरह सेफ नहीं मानती है, और इसलिए वो जो गेम खेला जा रहा है वो थर्ड फ्रंट नाम का कीटाणु पैदा करने का है, चाहे वो अंतर के चुनाव से हो, चाहे वो अलग अलग बाकी के एक्शन के माध्यम से हो। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री अजीत सिंह के बेटे की पार्टी को भी खड़ा किया जा रहा है। जो सारे गेम प्लान किए जा रहे हैं भाजपा विरोधी वोटों को बांटने के लिए किए जा रहे हैं, और उसमें चंद्रशेखर की पार्टी भी राजस्थान में आएगी, मायावती भी यूपी में एक्टिव हुई है, राजस्थान में उसके साथ 2 बार चीरहरण किया गहलोत ने, पर फिर भी वो उसके काम आएगी। और ये सब प्रयोग दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए करती हैं। अब कौन किसका कितना ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये लाभ पहुंचाने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए, उनका बड़ा फायदा लेने के लिए छोटी छोटी चीजें पैदा की जाए, और ये छोटी छोटी नासूर जो है वो बड़े घाव बन जाएंगे 28 तक। देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व है, और आजकल जब मोदी जी और अमित शाह जी निर्णय कर रहे हैं, तो बिहार में आपने देखा होगा जिस अमित शाह जी और मोदी जी ने नीतीश के दरवाजे बंद किए थे, वो नीतीश कितनी बार इधर से उधर हो गया। और अभी भी कौन सी सुनिश्चितता है जिसको मुख्यमंत्री नहीं बनाने की घोषणा की है तो वो इनके साथ रहेगा कि खिलाफ जाएगा? बीजेपी में निर्णय करता कार्यकर्ता की भावना से और जनता की भावना से नहीं, 2 आदमियों की 2 मैन आर्मी चल रही है, और वो 2 मैन जो है वो अपने लाभ की सारी राजनीति करते हैं। गुजरात में प्रयोग करते हैं, राजस्थान में प्रयोग करते हैं, मध्य प्रदेश में जनता के नेता शिवराज थे, क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री से हटाया? जनता की नेता वसुंधरा थी, क्यों उनको मुख्यमंत्री से हटाया? और भजन लाल जी को तो अभी जो कांग्रेस के नेता गहलोत ने बोला था रगड़ाई बाकी थी, उनको ताज क्यों सौंप दिया? ये सब अपने कृपा पात्र लोगों को ऑब्लाइज करके लोगों को अपना अनुयायी बनाने की जो राजनीति है उसके कारण सब चल रहा है, हो रहा है, हम देख रहे हैं। चलिए अंता में बात कर लेते हैं। अंता में जो मेन जातियां हैं, प्रमुख जातों की बात करें तो मीना, आपके धाकड़, उसके बाद में आती है माली, माली के बाद में आते हैं आपके एससी और ओबीसी, गुर्जर और मुसलमान। अब इन जातियों में कौन किसको साधने में कितना कामयाब रहा? अगर मीना तो अब तक हमारे पास सूचना है, ये कहती है कि 70% के आसपास मीना जो है वो नरेश मीना के खाते में चला गया। अगर मीनाओं को साधने में कामयाब रहा है नरेश मीना, तो मीना फिसल गया। अगर धाकड़ समाज में भी नरेश मीना ने कहीं कोई सेंधमारी की है और मुसलमान समाज में भी सेंधमारी हुई है, तो नरेश मीना एक बड़ी बढ़त की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ एक बड़ा सवाल है कि धाकड़ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाला समुदाय था, उस समुदाय में सेंधमारी कैसे हो गई, जबकि भाजपा के पास यहाँ बड़ी लीडरशिप, मंत्री भी मौजूद है। नागर का उपयोग नहीं किया गया, हीरालाल नागर का पूरे चुनाव किया गया, बुलाया नहीं गया वहां पे, और जाने के लिए बोला भी नहीं गया। धाकड़ समाज में सेंधमारी की बात चल रही। देखिए, ये तो 14 तारीख बताएगी कि सेंधमारी कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है। तब तक अपने अपने कयास विपक्ष भी लगा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को विरोधी लोग वो भी लगा रहे हैं।
लेकिन हमारा ये मानना है कि धाकड़ समाज ने 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मीणाओं के वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं, और अदर जो दूसरी छोटे मोटे जो 5,000 10,000 की कम्युनिटी है उन सबके वोट कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और प्रमोद जैन भाया का जो भ्रष्टाचार था वो लोगों के नाक से ऊपर निकल चुका था, वो स्वस्थ थे उसके भ्रष्टाचार से। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। किसी भी हम ये नहीं मान सकते कि किसी एक जाति का पूरा वोट नरेश मीणा के साथ या प्रमोद जैन भाई के साथ चर्चा चल रही है कि धाकड़ समाज की उम्मीदवारी दी है। अगर ऐसा हो जाता है, मुस्लिम समाज की नरेश मीणा से कर जाता है, तो ये चुनाव किस दिशा में छापा हुआ है? देखो, इस सारे में आशीष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तो भाजपा से कौन टकराएगा, कौन बोलेगा हम आपको वोट नहीं दे रहे। और कांग्रेस के वहां पर जो नेता है भाया, वो कांग्रेस से बड़े हैं, उनकी वही कांग्रेस है, उन्हीं में कांग्रेस है। और इसलिए नरेश मीणा जो स्थानीय भी नहीं है, जनता दोनों पार्टियों के आचरण से, कृत्य से निराश है। भाया के भ्रष्टाचार से और भाजपा की 2 साल की निष्क्रियता से जो निराशा है, उसका लाभ और उस नैरेटिव को स्थापित करने में नरेश मीणा और उसकी सहयोगी टीम, चाहे वो हनुमान हो, राजकुमार हो या XYZ आप आदमी पार्टी हो, जितने लोग गए, चाहे उसमें राजेंद्र गोड़ा का भी नाम ले सकते हो, वो लगातार लगेंगे। निश्चित रूप से नैरेटिव पॉलिटिक्स में बीजेपी जो गेम खेलती है और कांग्रेस जो स्ट्रेटेजी बनाती है, वो दोनों को मात देने में नरेश अभी तक फलोदी सट्टा बाजार को नहीं दिख रहा था, अब उनको भी दिख रहा है। मतलब वोट पड़ने के बाद किसी को कोई लाभ नहीं मिलना है, इसलिए फलोदी सट्टा बाजार भी सच्चाई की तरफ चल पड़ा। देखिए साहब, फलौदी सट्टा बाजार भी सच्चाई की तरफ पहुंच चुका है। जो भाव फलौदी सट्टा बाजार ने खोले हैं वो कहते हैं कि पहले नंबर पर मोरपाल सुमन 50 में से ₹1 और ₹1.10 नरेश मीणा और उसके बाद में प्रमोद जैन भाया। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है, हमारे पास जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आई है वो ये कहती है कि 268 बूथ के ऊपर नरेश मीणा को वोट दिया गया है। नरेश मीणा जो चुनाव शुरू होने से पहले एक पर्टिकुलर एक जाति में सिमटा हुआ था, उसको अगर 268 पोलिंग बूथों पे वोट डाला गया है और कहीं ना कहीं मीणा समुदाय के लोगों ने पूरे अंता में घूम कर ये प्रचार किया है कि आज आप हमारे साथ हो, कल सरपंच पंच के चुनाव में हमारी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर इस तरीके से वहाँ सिस्टमैटिक तरीके से काम किया गया है और धाकड़ समाज की नाराजगी, अगर वहाँ धाकड़ समाज की नाराजगी को एंटरटेन नहीं किया गया है और धाकड़ समाज जंग से साथ नहीं आया है, तो एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। ये भाव उलट हो सकता है 14 तारीख को। चुनाव अभी तक स्थिति ये है कि अंता को लेके कोई एग्जिट पोल, कोई एग्जैक्ट एग्जिट पोल सामने नहीं आ रहा है। कारण ये है कि वोटर साइलेंट है, बड़ी संख्या में महिला वोटर है, बिल्कुल साइलेंट है, जो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया जिस तरीके से वोटिंग वाले दिन के वीडियो से पटा पड़ा है, महिलाएं नाच कर, तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर स्वागत करती नजर आ रही है, वो कहानी कुछ और कह रहा है। हालांकि वोटिंग का दिन निकल चुका है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कोई खास उमंग नहीं देखी जा रही है, कांग्रेस के कार्यालय में भी सन्नाटा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यालय के अंदर भीड़ है, वहां पे चर्चाएं चल रही हैं आगे को लेकर। नतीजा जो भी हो, एक बात तय है, नरेश मीणा ने 2028 की राजनीति के लिए राजस्थान में अपना एक पैर जमा दिया है और ये चर्चाएं चलती थी थर्ड फ्रंट को लेकर, ये एक बड़ा रूप ले सकती है। कूटनीति क्या होगी ये देखी जाएगी, कूटनीति किस पार्टी की चलेगी ये भी देखा जाएगा, पर राजस्थान तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बार बार जागरूक जी बोल रहे हैं तीसरे फ्रंट 2028 में आप लोगों की उपस्थिति आ रही है। मैं 96 से लगातार देख रहा हूँ राजस्थान में थर्ड फ्रंट न तो पहले कभी कारगर साबित हुआ है, न अभी कारगर साबित होगा, जब भविष्य में सुना होगा। आप ही की पार्टी में सिद्ध कर दिया साहब कि आपकी पार्टी में दिग्गज लोग नेता हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे, लेकिन चट से एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया, तो संभावना तो किसी भी चीज की कभी भी निकल के आ सकती है। थर्ड फ्रंट अपने आप में बहुत बड़ी बात आपको कह रहे हो, जिससे मैं व्यक्तिगत तौर पर सिरे से खारिज करता हूँ। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वो राष्ट्रीय मुद्दे और देश के मुद्दों का महत्व जानती है। उनको पता है कि क्षेत्रीय पार्टियां केवल अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत कार्यों को लेकर के, एजेंडे को लेकर काम करती है, और राजस्थान का पढ़ा लिखा नौजवान, राजस्थान का व्यापारी, राजस्थान के लोग
ऐसी किसी भी तीसरे फ्रंट को कभी भी मौका नहीं देंगे। चाहे आप सामाजिक न्याय मंच को देख लो, चाहे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी को देख लो, चाहे हमारे पूर्व जो घनश्याम जी तिवारी जी थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उनका असर देख लो, लाल जी ने जो संगठन बनाया था उसका असर देख लो। और तो भविष्य में यदि नरेश मीणा और कोई दूसरे मिलकर के गठबंधन करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो भी हासिल पड़ जाएगी। चलिए साहब, वो जो होगा वो भविष्य के गर्भ में है, पर इस समय तीसरे मोर्चे की तरफ पैर बढ़ रहा है राजस्थान, क्योंकि एक मंच पे कई पार्टियों का मौजूद होना, और मैंने पहले भी कहा है अंता का चुनाव, अंता के इस चुनाव में 4 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, दर्जनों मंत्री और सांसदों का इस चुनाव के लिए पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। कैंप करना लोगों का वहां, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का 2 बार जाके रोड शो करना, ये तय कर चुका था कि अंता एक बड़ा चुनाव सिद्ध होगा। बलौदी बाजार का हमने आपको रेट बता दिया, 14 को क्या नतीजे होंगे वो आपके सामने होंगे, और जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे जैसे आएगी आप तक पहुंचाएंगे। पर 268 पोलिंग बूथ में 80% से ज्यादा मतदान रिकॉर्ड हो चुका है। अब क्या होगा ये 14 को आपके सामने आएगा। जब तक जुड़े रहिए, दोनों मेहमानों का धन्यवाद। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशा।